हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। इससे पहले के 4 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है बिहार दरोगा पीटी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 करके, उसमें बाद बाकी आपको चारों सेट्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग अन्य भी प्रैक्टिस सेट्स बिहार दरोगा का चला रहे हैं, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो आपके आगामी एग्जाम 26 दिसंबर के लिए जो शेड्यूल्ड है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का यह जो टेस्ट सीरीज है उसका कट ऑफ जो है वो है 71। ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। गर्ल्स लोग और ओबीसी और एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इसे कम कट ऑफ जो है वो इसके रिस्पेक्टिव में अज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रेडियो जो है वो सक्रिय समस्थानिक जो है वो प्रति सेकंड 6 होता है। तो यह होता है K40 एंड C14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रेडियो समस्थानिक जो होता है वो अल्फा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। आगे कह रहा है कि बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल जो है वो मिले हैं। तो यह कहाँ से मिला है? यह मिला है बिंद क्षेत्र के मध्य साधायिक पुराण स्थलों में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित जो लेख लीहा नामक शिलाश्रय है वहाँ से सर्वाधिक 17 ठो मानव कंकाल जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण जो है वो हमारे वायुमंडल में कितना है। तो देखिए, CO2 का वायुमंडल में जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.03% है। तो ये हो जाएगा 390 ppm। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। CO2 की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो पृथ्वी का तल गर्म रखता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। आगे कह रहा है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन है। तो वो है ग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा ग्लोबिन। एक चीज और याद रखिएगा, प्रोटीन्स का नामकरण जो है वो बर्जीलियस एवं मूडलर ने किया था, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, ग्लोबिन जो है वो रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो यह है डायटम समूह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायटम समूह। डायटम जो है वो शैवाल समूह के जीव हैं। डायटम की कोशिका भित्ति जो है वो सिलिका की बनी हुई होती है, और जब डूबने से मृत्यु होती है तो डायटम के सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिससे मृत्यु का कारण जो है वो पता चल जाता है। आगे कह रहा है कि विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन है। तो विंड मिल के लिए मरुस्थल हाँ है, तटीय क्षेत्र भी है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र नहीं है, और रूफ टॉप भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 केवल। देखिए, वायु की गति जो है वो किसी स्थान पर अगर 12 से 14 किलोमीटर प्रति आवर है तो वह पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सक्षम माना जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सुमेलित है। आगे कह रहा है दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सुमेलित है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक सुमेलित है। दीवाने रियासत बलबन ये सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने आर्थिक सुधारों के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो हेपेटाइटिस ए की बात कर रहा है। हेपेटाइटिस ही बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस। आगे कह रहा है ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग कौन है। तो ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से ग्लाइक्सूरिया नामक रोग होता है। देखिए, रुधिर में जब ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को समान करने हेतु ग्लाइकोजेन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक हार्मोन जो है वो है ग्लूकॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे कह रहा है कि कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो है यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिक अम्ल। और अगर आपसे पूछ ले कि स्तनधारियों और मेढक का मुख्य उत्सर्जिक अम्ल, तो वो भी यूरिया है। और मछलियों एवं प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ अगर पूछेगा तो वो अमोनिया है। और सरीसृप तथा पक्षी का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है। आगे कह रहा है कि किसी देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है, किस देश ने किया है, तो यह किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आगे कह रहा है कि वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है, तो वेदांता जो है वो गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे कह रहा है कि किसने युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, तो यह जो है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। जितेंद्र सिंह है कौन? जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। युक्त धारा पोर्टल की अगर बात कीजिएगा तो यह पोर्टल जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए। आगे कह रहा है कि किसकी पुस्तक मॉक इन ए मॉर्क का विमोचन किया गया है, तो यह किसकी पुस्तक है, यह है डॉक्टर अशोक पनगड़िया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर प्रास्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है, तो यह जो है वो आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण का फोक्सीकरण एफ है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु की दूरी होगी -f(n-1). तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक जो है वो न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, तो यदि लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करेगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर। आगे कह रहा है दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है वो विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच किया गया है। इसका सॉल्यूशन जो है वो पूरे पीडीएफ के लास्ट में जो आंसर दिया हुआ है और आंसर के बाद मैथ्स का एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ अटैच कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आप पढ़ेगा इंडिया का ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। आगे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या था, तो देखिए पर्यावरण दिवस पहले तो याद रखिए 5 जून को मनाया जाता है और 2019 का विषय वस्तु था वायु प्रदूषण। आप लोगों को अब 2019 का याद नहीं रखना है, आप लोग याद रखिएगा 2021 का जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। आगे कह रहा है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रखिएगा हाल ही में चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, चीन को भी 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब तक जो है वो कुल विश्व के 40 देशों को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014 को। आगे कह रहा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, देखिए वो इक्वेशन क्या है, CaCO3 जब 2HCl के साथ कंबाइन करता है तो वो बना लेता है CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, HCl होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कब आयोजित किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो बिमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन अगर पूछ ले तो वो 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है वो कब किया गया था। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है वो 1962 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो वो नवंबर 1963 में त्रिवेंद्रपुरम स्थित एक सेंट मेरी मैकडेलन चर्च है उसी के कमरे में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। आगे कह रहा है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तो OLE का विस्तार है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये तो OLE का विस्तार है। एक पूछा जाता है OCR का विस्तार क्या है। OCR का विस्तार है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का पूछ ले तो OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP का पूछ ले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। और OSS का पूछ ले तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया। तो 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो टोक्यो में आयोजित किया गया और भारत का इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। आगे कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका नाम है फाइकल बेंगोलेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकस बेंगोलेसिस। आगे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा जो है वो टेलनेट प्रदान करता है। टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। देखिए किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित जो डाटा, सूचना या संसाधनों का उपयोग करने की जो सुविधा है वो टेलनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, टेलनेट। आगे कह रहा है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो यह जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की ही अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई थी। और परमाणु ऊर्जा विभाग अगर पूछ ले तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है वो 1954 में किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। कभी कभी पूछ लेता है दूसरे कौन थे। तो याद रखिएगा दूसरे 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है वो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों का अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। ये बिल्कुल है। FDI के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। ये भी है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये नहीं है। देखिए क्योंकि FDI की तीव्रता के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन जो है वो भारत सरकार को के द्वारा किया जाना चाहिए था। तो ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है। तो भारत जो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात कीजिएगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक, जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर तैयार किया गया था। आगे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता को। आगे कह रहा है कि वो प्रसिद्ध महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। तो वो हैं मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह जो IPC की धारा 377 है इसके मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान था। लेकिन
अब उच्चतम न्यायालय जो है वो आईपीसी के धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक यौन संबंध और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध को अपराध नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आपसे पूछते कि सबसे अधिक व्यस्त नहर कौन सा है तो वो है सुएज नहर, और सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन है तो वो है राइन नदी जलमार्ग, और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन है तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। कौन सा कथन जो है वो क्या पूछ रहा है, असत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, सही है। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह बिल्कुल सही है। गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। नहीं, गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून जो है वो भंग किया था। आगे कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है? तो नहीं बहती है कोसी और मगध से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी और मगध से। क्योंकि आप लोग देखिए कोसी प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आएगा? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और मगध प्रमंडल में आएगा गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। तो ये सब जगह गंगा नदी का कोई ये नहीं है। आगे कह रहा है कि वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे विठल भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल ही प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय विधायिका मंडल में अध्यक्ष बनने में सफलता अर्जित किए थे। आगे कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण नरेंद्र देव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है वो किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है वो 1999 में किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे? शरद पवार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसके संस्थापक कौन थे? शरद पवार। आगे कह रहा है संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान संशोधनों से भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। अच्छा, भाग 15 की बात कीजिएगा तो भाग 15 में क्या है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग। भाग 10 की बात कीजिएगा तो भाग 10 में अनुच्छेद 244 में SC ST से संबंधित है। और भाग 8 की अगर बात कीजिएगा तो भाग 8 में 239 से लेकर 282 तक संबंध संघीय राज्य क्षेत्र से है। आगे कह रहा है कि पायलट जो है वो लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो पायलट जो है वो लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम को लक्ष्य से पहले गिराता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य से पहले। लेकिन अगर लक्ष्य भी चल रहा हो, लक्ष्य जो है वो चल मतलब गतिशील है, तो पायलट जो है वो लक्ष्य के आगे निशाना बनाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब पायलट के द्वारा जो गिराया गया बम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर काम करता है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। कह रहा है कि ज्यामिति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक जो है वो यूक्लिड को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड को माना जाता है। पाइथागोरस की बात करते हैं तो पाइथागोरस यूनान के एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे। रामानुजम की बात कीजिएगा तो ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और फिबोनाची की बात कीजिएगा तो ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। आगे कह रहा है कि कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा गाई जाने वाला एक समूह लोकगीत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और याद रखिएगा रासलीला, नौटंकी, झूला, चाचरी, जैता, ये सब का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था? तो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित क्या था? अनुच्छेद 370, जो कि अगस्त 2019 में संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्रदान करता था, अनुच्छेद 370, उसमें संशोधन किया गया और 35A को निरस्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 370। आगे कह रहा है Na+ आयन के K&L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Na+ यानी एटॉमिक नंबर 10, तो इसका कितना होगा? 2 और 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है। तो जिंक का एक खनिज है जिसका सूत्र क्या है? ZnO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे कह रहा है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो देखिए CO2 प्रवाहित करिएगा मतलब CaOH का होल 2, और इसमें अगर आप CO2 से इसको अगर प्रवाहित करवाइएगा तो क्या बनेगा, CaCO3 बनता है और H2O बनता है। मतलब चूने के पानी को CO2 में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो यह बताता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों के वो भार जो किसी तत्व विशेष के निश्चित भार से अलग अलग संयोग करते हैं या तो समान ही होते हैं या एक साधारण अनुपात में होते हैं जब वो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था जब वो अपनी मायके जा रही थी। तो वो साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, साल के वृक्ष के नीचे। और यही फिर साल वृक्ष के नीचे ही महावीर को कैवल्य प्राप्ति भी हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया है। तो रामनाथ कोविंद जो थे वो NDA के उम्मीदवार थे और UPA के उम्मीदवार थे मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। आप लोगों को याद ही होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति पद का उल्लेख उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। अच्छा, अगर भारत में पूछ ले भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन है, तब वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहु से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल होगा। तो यह जो होगा वो शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल जो है वो शून्य होगा, क्योंकि बम का फटना जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था 1756 में, कलकत्ता शहर पर। और फिर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि होती है और फिर 23 जून 1757 को क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में पराजित कर देता है। आगे कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो वो कौन है, लॉर्ड मेटकॉफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेटकॉफ। और भारत में जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था, बंगाल गजट था। और भारत समाचार पत्र अधिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। आगे कह रहा है कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है वो 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। तो यह जो है वो वुड्रो विल्सन ने कहा था। वुड्रो विल्सन कौन थे, जब प्रथम युद्ध हुआ था उस समय ये USA के राष्ट्रपति थे, जिनको कि लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन। आगे कह रहा है सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा और बिंद के बीच नर्मदा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और फिर जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी से एक चीज़ और याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट जो है वो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु को। आप लोग पढ़े भी होंगे पालघाट दर्रा जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु और कोचीन केरल को जोड़ती है। एक है थालघाट। थालघाट किसको जोड़ता है, थालघाट जोड़ता है नासिक और मुंबई के बीच का ये संपर्क मार्ग है। एक है भोरघाट। भोरघाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है, तो याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कीजिएगा तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और उसके बाद अर्जेंटीना। तो अब इसको मैच कर लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे कह रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। और यमुना नदी का उद्गम जो है वो बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से है, और यह जो है कि प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की अगर सहायक नदी पूछ ले तो वो है चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है वो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे कह रहा है कि मतदान का अधिकार जो है वो नागरिकों को कैसा अधिकार है? तो मतदान का अधिकार जो है वो नागरिकों का राजनीतिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारे देश में बेशक मताधिकार की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है चांदी और सोना से। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चांदी और सोना धातु का ही मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का कब जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया था गुप्त काल में। और गुप्त काल में सोने के सिक्का को कहा किया जाता था? तो कहा जाता था दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो वो है ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अंकुलन का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यह जो है वो स्पर्मेटोफाइट्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है ग्लूकोज एक जो है वो कार्बन अणु है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक ग्लूकोज अणु से 54 कैलोरी जो है 54 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। आगे कह रहा है प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में जब 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, उसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया है, जिसे कि अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2002। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में लाया गया, और शिक्षा का अधिकार जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे कह रहा है भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बनी थी, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था अन्ना चांडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अन्ना चांडी। और याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के अगर प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला पूछ ले तो वो थी फातिमा बीबी। और अभी रिसेंटली थी एक इंदु मल्होत्रा, आप लोगों को नाम याद होगा, जो कि वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला हैं। आगे कह रहा संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं परंपरागत जाति व्यवस्था, हाँ है। प्रतिसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, हाँ है। औपनिवेशिक शासन, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। आगे कह रहा है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं? तो 13 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो हॉटले बिदर्स के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा की अगर बात कीजिएगा तो मुद्रा का मुख्य कार्य जो है वो विनिमय का साधन होता है, और इसका सबसे मुख्य गुण जो है वो उसका तरलता होना है। आगे कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो केरल में पाए जाते हैं। मुख्यतः यह विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ऐसे वन जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह जो है गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1722 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अरावली। और यह जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और गुरु शिखर के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी जो है वो निकलती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं तो वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है, जिसका ऊंचाई है 8848.86 मीटर, जिसको कि नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। आगे कह रहा है बिलीबिली का अभिप्राय क्या है? तो बिलीबिली की अगर बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
बिलीबिली जो है वो हिंद महासागर में उत्पन्न एक चक्रवात है जो कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर क्षेत्र को प्रभावित करता है। अच्छा, एक बिलीबिली से एक मिलता जुलता नाम है, एक बिली बाब है। ये बिली बाब क्या है? ये अलास्का के स्थानीय शीतल हवा को कहा जाता है बिली बाब। आगे कह रहा है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने के कारण क्या हो सकते हैं। तो किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना भी हो सकता है, वहाँ नलकूपों से अधिक नल का निष्कासन होना भी हो सकता है, और वृक्ष की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कह रहा है 1976 के 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखिए, अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन ही हुआ है, वो है यही 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगर प्रस्तावना की बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो वो रहता है 6 महीने तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। और अगर यदि कोई व्यक्ति जो है वो 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करता है तो उसका मंत्री पद जो है वो समाप्त माना जाएगा। मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का जो उल्लेख है वो मिलता है, और मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन कीजिए। कार्यपालिका का अंग कौन है? तो उप निरीक्षक पुलिस जो है वो कार्यपालिका का अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। आगे कह रहा है भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा, और 25वां जो है वो अमरावती में रिसेंटली बना है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना जो है वो 1952 में हुआ था। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य ही होता है नीति आयोग के द्वारा बनाए गई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना। आगे कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब अगर कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को भी हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है न्यू नेशनल स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उद्घाटन समारोह की बात हुई है तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आगे कह रहा है भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। इससे पहले आप लोगों को याद होगा नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक तो 14 में है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नए लेखा महानियंत्रक, तो वो बने हैं दीपक दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक दास। आगे कह रहा है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क भी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो वो बनी है सिरिसा बांदला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्रणीत जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है। तो इनके निदेशक हैं कनीद कुप्पा श्रीकांत। आगे कह रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया है। तो यह कर दिया है धारा 142 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 142 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तकाते क्या है।
तो किते जो है वो एक चक्रवाती तूफान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात था। इसकी उत्पत्ति जो है वो अरब सागर में हुई थी और इसका नामकरण जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो म्यांमार ने किया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।